6.0.1-13। अगर आपने प्रोफेशनल वर्जन यूज करना है तो इसके लिए आपको कुछ पे करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप फ्री वर्जन करना चाह रहे हैं तो आप इवन जी का कम्युनिटी एडिशन यूज कर सकते हैं। ये भी ऑलमोस्ट आपको 97-98% सेम फीचर देता है। तो इसके बाद दोस्तों मैंने यहाँ पे एक डाउनलोड लिंक दे दिया है। आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको डायरेक्टली evenji.net की वेब पेज पे ले जाएगा और वहां से जाके आप इसको इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जैसे ही हम इस पेज पे आते हैं तो आप देखेंगे कि सबसे पहले इसका प्रोफेशनल वर्जन दिया गया है और उसके बाद ये दो फॉर्मेट में अवेलेबल है, ओवीएफ के अंदर और आईएसओ के अंदर। लेकिन आज जो हम इंस्टॉलेशन करेंगे वो हम ओवीएफ फॉर्मेट में करेंगे। आईएसओ फॉर्मेट की वीडियो में एक सेपरेट बना के इसको अपलोड करूंगा ताकि जो दोस्त जो है आईएसओ वर्जन इसका करना चाहते हैं तो उनको भी पता लग जाए कि इसको किस तरह इंस्टॉल करना है। इसी तरह इसके नीचे एक फ्री इफ कम्युनिटी एडिशन वर्जन दिया गया है। ठीक है, ये भी दो फॉर्मेट में अवेलेबल है, ओवीएफ और आईएसओ के अंदर। और इसी पेज के नीचे एक विंडोज क्लाइंट साइट का एक इंटीग्रेशन पैक दिया गया है। ये बहुत जरूरी है दोस्तों, इसके बगैर आपकी जो मशीन होगी वो ऑप्टिमाइज नहीं होगी इवेंजी को यूज करने के लिए। और बेसिकली ये जो विंडोज इंटीग्रेशन पैक है ये आप अपने पीसी या डेस्कटॉप के ऊपर इंस्टॉल करेंगे, ये वीएम के ऊपर इंस्टॉल नहीं होगा। तो दोस्तों जैसे ही मैं इसके ओवीएफ लिंक के ऊपर क्लिक करूंगा तो मुझे ये इसकी एक एफटीपी साइट पे ले जाएगा और इसका साइज है 2.67 जीबी, क्योंकि इसके अंदर इसकी डिस्क की सेटिंग और उसकी रैम जो उसकी रिक्वायरमेंट है इवेंजी की वो ऑलरेडी सेट की हुई है। आपने जस्ट इसको इंपोर्ट करना है और ये ऑटोमेटिकली सेटिंग ले लेगा। लेकिन अगर आप आईएसओ वर्जन करते हैं तो इसके लिए आपको रैम, सीपीयू, डिस्क हर चीज को मैन्युअली डिफाइन करना पड़ेगा। ये एक मेजर डिफरेंस है ओवीएफ और आईएसओ फाइल के अंदर। इसी तरह जो इंटीग्रेशन पैक है अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे इसकी एफटीपी साइट पे देगा जहां से मैं इवेंजी फाइल जो है इसको मैं डाउनलोड कर लूंगा। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं अपने दोबारा डॉक्यूमेंट्स की जानिब और देखते हैं कि इसमें मजीद क्या मैंने इंफॉर्मेशन ऐड की हुई आप लोगों के लिए। इसके बाद मैंने इवेंजी की सिस्टम रिक्वायरमेंट मेंशन की है। इसमें मैंने बताया है कि ये एज ओवीएफ फाइल और आईएसओ अवेलेबल है। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये मेंशन की गई है कि आपकी सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्या है, आपके सीपीयू के स्पेक्स क्या चाहिए, और अगर आप ओबंटो यूज कर रहे हैं तो उसके लिए आपके पास कौन सा वर्जन होना चाहिए। वीएमवेयर के लिए E6i 6.0 और प्लस वर्जन चाहिए। इसी तरह वर्क स्टेशन का 14 प्लस वर्जन चाहिए, फ्यूजन का 8 और 8 प्लस चाहिए। ठीक है सर, इसके बाद हम देखते हैं कि हमारी रिक्वायर्ड सीपीयू या रैम कितनी है। यहाँ पे 4 सीपीयू एंड 6 जीबी ऑफ रैम कैन बी इनफ फॉर आईओयू और आईओएल एंड डायनामिक्स ओनली। अगर तो आप आईओयू और आईओएल बेस डिवाइसेस की लैब करना चाह रहे हैं तो उसके लिए 4 सीपीयू और 6 जीबी ऑफ रैम एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर आपकी टोपोलॉजी जो है उसमें CSR 1000 वी राउटर्स हैं तो फिर ये रिक्वायरमेंट इनफ नहीं होगी। इसके लिए आपको 8 सीपीयू और मिनिमम 64 जीबी जो रैम है वो एक अच्छी रैम है। और अगर आपके पास ये स्पेक्स हैं तो आप CSR की अच्छी टोपोलॉजीज रन कर सकते हैं जिसके अंदर 8 से 10 या 10 प्लस राउटर्स हो सकते हैं। लेकिन ये जो रिक्वायरमेंट दी गई है ये मिनिमम दी गई है, ये रिकमेंडेड या बेस्ट प्रैक्टिस में नहीं आती। तो मेरा ज़ाती मुशाहदा है, जो मैंने चीज लैब्स को रन किया है, कि आपके पास अगर 8 सीपीयू और 64 जीबी मिनिमम रैम है तो आप जो है CSR 1000 और आईओयू या आईओएल बेस डिवाइसेस जो है उनको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अब हम देखेंगे कि इसको हम कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने फिजिकल सर्वर की जानिब। जी दोस्तों, ये मेरा फिजिकल सर्वर है।
इस वक्त जो मैं सर्वर यूज कर रहा हूँ, इसके जो स्पेक्स हैं, ये डेल का सर्वर है, PowerEdge R710, 12 सीपीयूज इसके अंदर हैं, और इसका जो प्रोसेसर है 2.67 गिग का है। मेमोरी जो मेरे पास इस वक्त है ये 144 GB है, जो कि क्वाइट इनफ मेमोरी है लैब्स करने के लिए। और इसके अलावा अगर आप देखें तो कि मैं VMware का 6.7 अपडेट 3 वर्जन यूज कर रहा हूँ, जो कि एज E6i हाइपरवाइजर में यूज कर रहा हूँ। इसके अलावा यहाँ पे भी मेरी सीपीयू दिया गया है कि ऑलमोस्ट मेरा तकरीबन फुल सीपीयू इस वक्त अवेलेबल है, और मेमोरी मेरी 144 GB की कैपेसिटी है, और डिस्क मेरे पास 5.5 टेराबाइट की है। ठीक है दोस्तों, तो ये इस वक्त मेरे हार्डवेयर स्पेक्स है। इसके अलावा आप देखें कि ये मेरा जो एड्रेस दिया गया है मैनेजमेंट का, DNS सर्वर जो है 192.168.0.1, ये मेरे मॉडेम का या मेरे राउटर का IP है, और ये मैंने गूगल का DNS दिया गया है, डिफॉल्ट गेटवे मेरा मॉडेम ही है। अगर आप देखें वर्चुअल मशीन, इस वक्त मेरे पास तकरीबन 5 वर्चुअल मशीन चल रही हैं जो कि स्विच ऑफ है। अब हम क्रिएट करते हैं EVE-NG को एज ए VM के तौर पे। तो जब हम सिलेक्ट करेंगे तो हमें यहाँ पे ऑप्शन देगा डिप्लॉय वर्चुअल मशीन फ्रॉम OVF और OVF फाइल्स। अगर तो हमारे पास OVF या OVF फाइल है फिर हम ये सिलेक्ट करेंगे। अगर हमारे पास ISO इमेज है तो फिर हम एक नई वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे और उसके हम CPU, प्रोसेसर, रैम और डिस्क देंगे। इस वक्त हम OVF बेस कर रहे हैं, तो जैसे ही हम OVF को क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे मैं इसका एक फ्रेंडली नेम दे दूंगा, EVE-NG फ्री एडिशन। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो मैंने ऑलरेडी ये फाइल जो है डाउनलोड करके रखी हुई है। ये जिप फॉर्मेट में डाउनलोड हुई थी, फिर मैंने इसको अनजिप किया है, तो यहाँ पे ये इव के नाम से एक फोल्डर बन गया है। मैं इसमें जाऊंगा, यहाँ से जाके OVF और VMDK जो कि इसकी डिस्क की फाइल है, इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा। तो जैसे मैं सिलेक्ट करूंगा ये मेरे इस ऑप्शन में आ जाएगी यहाँ पे। इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली मुझे मेरा अवेलेबल डाटा स्टोर दे रहा है, जो कि 5.45 TB का है ऑलमोस्ट, और 4.8 TB इस वक्त फ्री है। जो बाकी स्पेस है वो मेरा हाइपरवाइजर यूज कर रहा है। जैसे हम इसको नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे मुझे नेटवर्क मैपिंग देगा, ये मेरा डिफॉल्ट नेटवर्क है, और इसके लिए ये डिस्क प्रोविजनिंग दे रहा है, थिन मोड और थिक मोड। अगर तो आपके पास डिस्क इनफ अवेलेबल हैं, ठीक है, तो फिर तो आप थिक मोड यूज करेंगे, लेकिन अगर आपके पास डिस्क स्पेस का इश्यू है तो हम थिन मोड यूज करेंगे। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि ये थिन मोड और थिक मोड में डिफरेंस क्या है। इसके लिए भी मैंने एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है जो कि मेरे वीडियो के नीचे अवेलेबल होगा। जी दोस्तों, अगर हम यहाँ पे देखें तो मैंने इसकी डेफिनेशन दी हुई है, व्हाट इज थिन एंड थिक प्रोविजनिंग इन स्टोरेज। Thin provisioning helps to avoid wasted physical capacity and can save businesses on upfront storage cost. However, thick provisioning has the benefit of less latency because all storage is allocated at once when virtual machines are created. तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि बेसिकली इसके अंदर फर्क क्या है। अगर तो हमने थिक प्रोविजनिंग का मोड रखा हुआ है और जब हम VM क्रिएट कर रहे हैं, और फॉर एग्जांपल उस वक्त मैंने 100 GB का स्टोरेज दिया हुआ है, तो जो VM होगा वो पूरा 100 GB एक ही वक्त के अंदर एलोकेट करके उसको रिजर्व कर लेगा थिक प्रोविजनिंग के अंदर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं 100 GB के अंदर से मैं कोई 10 GB या 20 GB स्टोरेज को यूज कर रहा हूं, तो बाकी जो 90 है वो जो मेरा वर्चुअल मशीन होगी वो किसी और को यूज करने नहीं देगी, वो इसी के लिए रिजर्व करेगी, चाहे मैं यूज कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं थिन स्टोरेज मोड यूज कर रहा हूं, जो कि अगर आप यहाँ पे देखें ये थिन थिन मोड जो है, तो उस सूरत के अंदर 100 GB वो एलोकेट करेगा एज ए प्रोविजनिंग के तौर पे, लेकिन जितना स्पेस मैं यूज कर रहा हूं बाकी जो फ्री स्पेस होगा वो सिस्टम को वापस कर देगा। लेकिन इन केस अगर मुझे रिक्वायरमेंट होगी तो वो मुझे दोबारा से स्पेस एलोकेट कर देगा। इसका मतलब यह क्या हुआ कि थिक मोड के अंदर तो उसने स्टोरेज को रिजर्व कर दिया है, चाहे मैं यूज कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। लेकिन थिन मोड के अंदर वो क्या करेगा, उसकी प्रोविजनिंग रखेगा, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखेगा कि अगर मुझे जरूरत हो तो वो मुझे 100 GB स्पेस वापस कर दे।
और जो मैं यूज कर रहा हूं उसको यूटिलाइज कर लेगा, बाकी उसकी प्रोविजनिंग रखेगा और वो सिस्टम के पास रिजर्व कर देगा। डिफरेंस क्या है कि अगर हम थिक प्रोविजनिंग यूज कर रहे हैं तो हमें हमें लेस लिटेंसी हमें हासिल होगी, एडवांटेज होगा, लेकिन थिन के अंदर आपको थोड़ा सा डिले आएगा। लेकिन अगर आपके पास स्पेस का इशू है तो उस सूरत में आपको बेहतर है कि रिकमेंडेशन ये है कि आप थिन प्रोविजनिंग का यूज करें। लेकिन अगर आपके पास स्टोरेज का इशू नहीं है, जैसा कि मेरे पास इस वक्त जो डिस्क है वो ऑलमोस्ट 5.45 टेराबाइट के करीब अवेलेबल है, तो इस सूरत में मैं जो मोड यूज करूंगा वो थिक प्रोविजनिंग ही यूज करूंगा। ठीक है दोस्तों, पावर ऑन ऑटोमेटिकली को मैंने अभी अनचेक कर दिया क्योंकि हमें इसके कुछ स्पेक्स देखने होंगे। इसके बाद हमने किया नेक्स्ट, यहाँ पे हमारी समरी आ गई और ये हमने फिनिश कर दिया। अब आप देखें ये इस वक्त ये मशीन को क्रिएट कर रहा है, वीएम को क्रिएट कर रहा है, जो मेरे ओवीएफ या वीएम डीके की सेटिंग है उसको इंपोर्ट करके ये कुछ मिनट्स लेगा और उसके बाद हम आगे चलेंगे। मैं फॉर टाइम बीइंग वीडियो को पॉज कर देता हूं ताकि जब हमारी ये वीएम क्रिएट हो जाए तो फिर वहां से हम इसकी रिकॉर्डिंग दोबारा शुरू करें। जी दोस्तों, तो इस वक्त 98% ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, 99। जी, ये हमारी 100% वीएम जो था रेडी हो गया। अब हम इसके कुछ हार्डवेयर स्पेक्स देखेंगे कि इसकी सेटिंग क्या है, तो हम इसकी एडिट सेटिंग में जाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे इस वक्त 8 सीपीयू और मेमोरी जो है 8 GB है, मैं इसे ऑलमोस्ट 32 GB कर देता हूँ। डिस्क इसने बाय डिफॉल्ट 60 GB ली है। इसके अलावा अगर आप देखें यहाँ पे मेमोरी के अंदर एज सच, और आप अनेबल सीपीयू हॉट ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप वीएम्स के अंदर आप देखें तो यहाँ पे जनरल ऑप्शन दी गई है, रिमोट कंसोल, बूट ऑप्शन, एडवांस, ये हम सब सेटिंग इसी तरह रहने देंगे जो डिफॉल्ट आ रही है इस वक्त। इसके अलावा जो आपको चीज बताने वाली होगी यहाँ पे वीएम ऑप्शंस के अंदर, जी हम चलते हैं इसकी नेटवर्क सेटिंग के ऊपर यहाँ पे। और यहाँ पे जो हमारा डिफॉल्ट नेटवर्क है, हम इसकी एडिट एडिट सेटिंग में जाके जो यहाँ पे सिक्योरिटी का प्रोमिकस मोड है इसको हमने एक्सेप्ट करना है। अगर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे और ये रिजेक्ट हो या इनहेरिट कर रहा होगा तो पॉसिबिलिटी है कि जो हमारी वर्चुअल मशीन जो हम बनाएंगे राउटर स्विचेस इवेंट जी के अंदर, उसे हमें एक्सेस करने में प्रॉब्लम फेस आएगी। तो ये आपने मेक श्योर करना है कि ये एक्सेप्ट किया हो। अब दोस्तों हम अपनी वर्चुअल मशीन को ऑन करते हैं। पावर ऑन किया हमने, ये कुछ सेकंड लेगा या ऑलमोस्ट अराउंड 1 मिनट के करीब स्टार्ट होने के लिए। जी दोस्तों, जैसे कि आपने देखा हमारी मशीन स्टार्ट हो गई है। इसने जो आईपी लिया है 192.168.0.70 लिया है। ये जो आईपी लिया है ये इसने मेरे डीएचसीपी राउटर से लिया है, जो कि मेरा सकत स्विच है। रूट पासवर्ड इफ, यहाँ पे दोबारा से मेरे से एक दफा वो पासवर्ड रिक्वायर्ड करेगा। जो इसका होस्ट नेम है मैं डिफॉल्ट रखूंगा। डोमेन जो रहेगी इसकी डिफॉल्ट, डीएचसीपी की ऑप्शन मैं अनेबल रखूंगा। एनटीपी सर्वर की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है इसके लिए, और डायरेक्ट कनेक्शन है, कोई प्रॉक्सी नहीं है। एंटर करेंगे, जैसे ही करेंगे ये मशीन एक दफा फिर रीबूट करेगी। दोस्तों जब तक ये मशीन बूट करती है हम इंटीग्रेशन पैक जो है वो इंस्टॉल कर लेते हैं विंडोज का। ये ऑलरेडी मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है। इवेंजी विन क्लाइंट पैक 2.0 इसका वर्जन है।
हम इसको इंस्टॉल करेंगे ताकि हमारी जो ऑप्टिमाइजेशन है इवेंट जी को यूज करने के लिए वो मुकम्मल हो जाए। आप सिंपल नेक्स्ट करेंगे। वायरशॉक अगर आप इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो कर लें, मैंने इस ऑप्शन को अनचेक कर दिया है। नेक्स्ट करेंगे। ये दोस्तों तकरीबन ऑलमोस्ट रेडी हमारा हो गया है वीएम। जी हमारा पैक भी ऑलमोस्ट इंस्टॉल हो गया है। एक्सेप्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। ये सब ऑप्शंस को आप डिफॉल्ट रहने दें। नेक्स्ट किया हमने, ये रीस्टार्ट कह रहा है, मैंने इस ऑप्शन को अभी नो कर दिया है। फिनिश किया, इसको नो कर दिया, और ये दोस्तों हमारा रेडी हो गया विंडोज इंस्टॉलेशन पैक। अब हम क्या करेंगे, हम इस मशीन में लॉगिन करेंगे अपने ब्राउजर से 192.168.0.70 जो मेरे इवेंजी का आईपी है। इसका जो डिफॉल्ट एडमिन पासवर्ड ईवीई लोडिंग करेंगे तो आप देखेंगे हमारे पास यहाँ पे एक इसका गुई का कंसोल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैनेजमेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। हम डायरेक्ट यहाँ पे ऐड न्यू टैप करेंगे, अपनी लैब का नाम डालेंगे टेस्ट लैब, और इसको हम सेव कर देंगे। तो दोस्तों ये हमारा बेसिकली इवेंजी लैब हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी गई है नोट्स की दी गई है, जब आप नोट्स ऐड कर लेंगे तो आपको उनके आईडी नेम और उसकी जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी, एनवी रैम, इथरनेट, हर चीज आपको यहाँ पे विजिबल होगी। अब हम क्या करते हैं, हम इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, नोड ऐड करेंगे, तो आप देखें कि हमें ये सब जो डिवाइसेस नजर आ रही हैं जो कि इवेंजी इसको सपोर्ट करता है। ये एक बहुत बड़ी रेंज है, इसके अंदर ऑलमोस्ट अरूबा की डिवाइसेस को सपोर्ट करता है, सिस्को की सब डिवाइसेस को ये सपोर्ट करता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो ये F5 को सपोर्ट करता है, फोर्स पॉइंट को सपोर्ट करता है, हवावे की प्रोडक्ट को सपोर्ट करता है, जूनिपर की एक बहुत बड़ी रेंज है जिसको ये सपोर्ट करता है। इसके अलावा नोकिया की डिवाइसेस के इमेजेस को ये सपोर्ट करता है, पालो ऑल्टो को करता है, पैनोरामा, इसी तरह सोनिक वॉल को भी ये सपोर्ट करता है। विपटेला जो है आपके SD वैन उसके ये सब इमेजेस को सपोर्ट करता है, VMware को सपोर्ट करता है और विंडोज को सपोर्ट करता है। लेकिन आप देख रहे होंगे कि इस वक्त आपके यहाँ पे ऑप्शन जो है ये हाईलाइटेड नहीं है। उसकी वजह ये है कि इसका अभी हमने iOS लोड नहीं किया। तो अब सबसे पहले हम इसका iOS लोड करेंगे और फिर देखेंगे हम कि जिस तरह ये सिस्को की हमारी डिवाइस है, फॉर एग्जाम्पल सिस्को सिस्को IOL, इस वक्त ऑप्शन अनेबल नहीं है। और इसके अलावा आप देखेंगे पालो आल्टो जो है ये ऑप्शन अनेबल नहीं है। तो दोस्तों अब हम इसमें iOS कॉपी करेंगे, इसके लिए आपको WinSCP की जरूरत पड़ेगी। आप यहाँ पे आईपी देंगे अपने इवेंजी का 192.168.0.70। यूजर नेम आप यूज करेंगे रूट, पासवर्ड होगा इसका EVE। आपने नेक्स्ट किया, राइट साइड के ऊपर आपका ये रूट का फोल्डर आ रहा है। हम यहाँ पे OPT में जाएंगे, इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे, एड जोन को करेंगे, और ये आपके यहाँ पे IOL बेस और कीमो और डायनामिक्स बेस आपकी डिवाइसेस की ऑप्शन आ रही है। अब मेरे पास ऑलरेडी इमेजेस जो हैं वो मैंने डाउनलोड किए हुए हैं। हम इमेजेस में जाएंगे
और मेरे पास एक बिन का फोल्डर है जिसके अंदर मेरे सिस्को के IOU और IOL बेस मेरे इमेजेस पड़े हुए हैं। हम इसको यहाँ पे IOL में जाके यहाँ पे जो बिन फोल्डर है जो कि इस वक्त एम्प्टी है, मैं इस फोल्डर को यहाँ पे कॉपी करूंगा तो वो इसको ओवरराइट कर देगा। इसके अलावा जो मेरे पास इमेजेस पड़े हुए हैं वो ये लाइनेक्स के पड़े हुए हैं VM होस्ट बनाने के लिए, और CSR बेस्ड टोपोलॉजीज के पड़े हुए हैं। इसको हम कॉपी करेंगे अपने कीमो फोल्डर के अंदर। यहाँ पे मैं जाके इन सब इमेजेस को मैं कॉपी कर दूंगा। इसके अलावा मैं एक इमेज और कॉपी करूंगा जो कि पालो अल्टो का होगा। इसके अलावा दोस्तों आपको एक चीज बताता चलूं कि अगर आपने इमेजेस के नेमिंग कन्वेंशन देखने हैं कि आपने इमेजेस को किस नाम से सेव करना है, तो उसके लिए आप डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे तो यहाँ पे कीमो इमेजेस नेमिंग स्टैंडर्ड दिए हुए हैं। ठीक है, कि आपके इमेजेस के नेमिंग स्टैंडर्ड क्या होने चाहिए, सपोर्टेड HTTP फॉर्मेट इन द EVE। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये इंफॉर्मेशन भी मिल सकती है कि आपने फोल्डर्स के नाम क्या रखने हैं। तो आपके नेम्स वही होने चाहिए जो कि इवेंजी उसको सपोर्ट करता है। अगर आपके नेम्स की स्पेलिंग गलत हो गए हैं या आपने उसमें कोई ऑप्शन ऐड या रिमूव कर दी है, आपने कोई वर्ड ऐड कर दिया है या रिमूव कर दिया, तो उस सूरत में आपको इवेंजी के अंदर ये अवेलेबल नहीं होगा। इसके अलावा दोस्तों हमें जब जब तक ये इंस्टॉलेशन हो रही है, हमने देखना है कि हम अपनी मशीन को कैसे ऑप्टिमाइजेशन करते हैं अपनी इवेंजी को। उसके लिए आपको पुटी की जरूरत पड़ेगी। आप पुटी करेंगे 192.168.0.70 रूट इफ का आपने पासवर्ड दिया। यहाँ पे दो कमांड्स मेरे पास अवेलेबल हैं, ये कमांड्स भी मैं मेंशन कर दूंगा अपने लिंक के ऊपर। ये रिलेटेड है ऑप्टिमाइजेशन के, ताकि आपको इवेंजी की जो इमेजेस हैं उसके ऊपर आपको परमिशंस हो। ठीक है, तो ये दो कमांड्स आप कॉपी करके अपने पुटी में जाके इवेंजी को कनेक्ट करके आपने यहाँ पे कॉपी कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमारे मशीन की ऑप्टिमाइजेशन भी हो गई। अब हम चलते हैं वापस। ये सब इमेजेस कॉपी हो गए हैं। इसके अलावा मैं एक इमेज जो है पालो अल्टो का भी ऐड करूंगा ताकि हम पालो अल्टो को भी देखें। तो मैं पालो अल्टो को यहाँ से कॉपी पेस्ट कर दूंगा। तो दोस्तों जब तक ये कॉपी होता है हम वापस चलते हैं अपनी इवेंजी की तरफ। अब हम देखेंगे कि हमें कौन सी ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। आपने देखा है कि मैंने सिस्को के आईओएस अपलोड किए हैं। तो अब आप देखें कि मैंने सिस्को CSR का इमेज 1000V का XC16.X कॉपी किया था। तो मेरे पास ये ऑप्शन जो है इस वक्त ब्लू कलर में अवेलेबल हो गई है। तो हम क्या करेंगे, हम एक CSR का इमेज ऐड करेंगे। ये डिफॉल्ट इमेज यहाँ पे ले रहा है, रैम दे रहा है जो कि हम इंक्रीज भी कर सकते हैं, इथरनेट्स को भी हम ज्यादा ऐड कर सकते हैं, और इसको हम सेव कर देंगे। इसके बाद मैं एक इमेज जो है सिस्को राउटर्स का ऐड करूंगा। ये देखिए मुझे ये सब फर्मवेयर यहाँ पे इसको मुझे दे रहा है। मैं ये रहा फर्मवेयर सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओके करता हूँ। नोड में जाके हम और नोड ऐड करते हैं, सिस्को आईओएस बेस्ड राउटर। राउटर का इसने यहाँ पे इमेज ऑटोमेटिकली ले लिया है। मैं इथरनेट को 6 कर दूंगा, रैम मैं इतनी ही रहने दूंगा कि राउटर्स के लिए इतनी रैम जरूरत नहीं होती। उसके अलावा हम एक स्विच ऐड करेंगे यहाँ पे। स्विच के लिए जो मुझे इमेज है वो बाय डिफॉल्ट उसने ये इमेज उठा लिया है। इसके ऑलरेडी 8 इथरनेट्स वो मुझे ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है दोस्तों, अगर आप देखें यहाँ पे तो पालो अल्टो का इमेज अभी तकरीबन कॉपी होने वाला है, फिर हम देखेंगे कि पालो अल्टो की ऑप्शन भी हमारे पास अवेलेबल होगी। इसके अलावा दोस्तों अगर आप देखें यहाँ पे कि हम नेटवर्क पे जाएंगे और हम अपना एक मैनेजमेंट सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे इसको सिलेक्ट करने का फायदा आपको ये होगा कि ये जो नेटवर्क है ये बेसिकली आपके
लैन मॉडेम के साथ कनेक्ट कर देगा और ये आईपी जो है ऑटोमेटिकली आपके लैन के साथ, लैन के मॉडेम से आपका ये आईपी ले लेगा। ठीक है, जब मैं इसको यहाँ पे लिंक क्रिएट करूंगा तो मैं यहाँ पे राउटर्स के इंटरफेसेस भी सिलेक्ट कर सकता हूँ अगर मैं जो भी करना चाह रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ऑटो अलाइन करेंगे इसको और आप इसको खुद भी इसको आप चेंज कर सकते हैं जैसे भी आप इसको करना चाह रहे हैं यहाँ पे। जी दोस्तों, इसको हम बंद कर देंगे और आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास पालो अल्टो का इमेज भी अवेलेबल होगा। ये पालो अल्टो का आप देख रहे हैं कि ये ऑप्शन अब अवेलेबल है। इमेज इसने 9.0.1 इसने ऑटोमेटिकली पिक कर लिया। इथरनेट में इसके भी थोड़े से इंक्रीज कर दूंगा, 6 कर दूंगा और ये हमने सेव किया। इसको मैं क्लिक करूंगा अपने नेटवर्क के साथ। ये नेटवर्क बेसिकली मेरे, जैसे मैंने आपको बताया, ये मेरे लैन का नेटवर्क शो कर रहा है और मैं मैनेजमेंट के साथ पालो अल्टो को कनेक्ट कर दूंगा। और अब हम क्या करेंगे, अपनी डिवाइसेस को ऑन करेंगे। स्टार्ट किया। जी दोस्तों, हम इसको डबल क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि मेरी डिवाइसेस ऑन हो जाएंगी और ये उसी तरह ऑन होगी जैसे कि मैं एक एक्चुअल हार्डवेयर के ऊपर, राउटर के ऊपर या स्विच को जब मैं ऑन करता हूं तो जिस तरह मेरा इमेज लोड होता है उसी तरह इसमें मेरा इमेज लोड होगा। इसी तरह मैं पालो अल्टो को क्लिक करूंगा तो आप देखें कि किस तरह से पालो अल्टो भी अपना इमेज लोड कर रही है। जी दोस्तों, तो आप देखें किस तरह से मेरी डिवाइसेस ऑन हो गई हैं और मुझे एक रियल टाइम हार्डवेयर देखने को मिल रहा है कि जिस तरह मैं एक्चुअली डिवाइसेस को पावर ऑन कर रहा हूं और उनके ऊपर काम कर रहा हूं। इसकी उसी तरह लॉग्स बनेंगी जिस तरह एक एक्चुअल राउटर की लॉग्स बनती हैं। सेम कमांड आपको मिलेंगी बेस्ड ऑन योर आईओएस वर्जन। शो आईपी, अगर मैं इंटरफेस ब्रीफ करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे मुझे इंटरफेसेस बंद मिल रहे हैं। मैं इनको ऑन करता हूं। नो शट किया तो आप देखिए किस तरह से मुझे उसकी लॉग्स मिली हैं कंसोल के ऊपर। इसी तरह मैं शो लॉगिंग करूंगा तो आप देखेंगे कि ये सब लॉग्स अपनी क्रिएट कर रहा है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपने इस वीडियो से काफी इंफॉर्मेशन आपको मिली होगी और आपको हेल्प आउट होगा। इस तरह आप देखें कि पालो अल्टो की फायरवॉल भी मेरी सेम एज बूट कर रही है जिस तरह एक एक्चुअल पालो अल्टो की फायरवॉल बूट करती है। तो दोस्तों, आज का ये हमारा टॉपिक था जो हमने कंप्लीट किया है, इवन जी की इंस्टॉलेशन और आईओएस को अपलोड करना। आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें ताकि जो हमारे दोस्त इनकी इंस्टॉलेशन करने में उनको प्रॉब्लम फेस होती है तो वो अपनी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सके। ठीक है सर, तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज।